हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज में आप सभी का रतन सिंह पायल की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले जो आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, वो ध्यान दें कि जून के लास्ट वीक में उनकी एग्ज़ाम हो सकती है, तो बैठे नहीं रहें, जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें, ठीक है ना। और जो रीड की तैयारी करने वाले हैं वो भी अगर लगातार तैयारी में जुटे रहेंगे तो ही बेनिफिट है, क्योंकि मेरा अनुभव तो ये कहता है कि कोई भी काम जब अपन करते हैं तो लगातार करने पर उसका रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। क्योंकि आप सबको मालूम है इस कंपटीशन के ज़माने में अगर लगातार कार्य नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे, ठीक है ना। और पिछड़ना एक प्रकार से अच्छी बात नहीं है। आज हम शुरू करते हैं दवनी। दवनी के अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनकी देखो बात। सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने क्या बात की थी? तरंगों की बात की थी, वेव की बात की थी, और ये बोला था कि वेव है वो विक्षोभ के रूप में ऊर्जा का संचरण करती है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ध्वनि है वो भी ऊर्जा का संचरण करती है। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में ध्वनि क्या है, तो आप लिखोगे ध्वनि ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक बात है। और अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्वनि का संचरण यांत्रिक तरंगों के रूप में होता है। कौन सी तरंगों के रूप में होता है? यांत्रिक तरंगों के रूप में होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया आपका, यांत्रिक तरंगों के रूप में होता है। तीसरा क्वेश्चन और बढ़िया सा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या है। प्रकृति समझते हो, नेचर। तो नेचर की जब बात थी तो अपन ने बात की थी कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं। कौन सी प्रकृति बताई? ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं, ये भी याद हो गया। तीसरी जो बात है वो ये, चौथी जो बात है वो ये बढ़िया सी बनती है कि ध्वनि तरंगें मध्य तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखो, तो आप एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माध्यम के कण जब दोलन करते हैं, ऑक्सीलेट होते हैं, माध्यम के कण जब दोलन करते हैं तो ध्वनि तरंगों का संचरण होता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन आपने सीखे बढ़िया बढ़िया। पहला क्वेश्चन आपने सीखा ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर बाद में ध्वनि कौन सी तरंगों के रूप में चलती है, तो यांत्रिक तरंगों के, मैकेनिकल वेव के रूप में चलती है। और तीसरा क्वेश्चन आपने ये सीखा ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है, तो आप बोलोगे अनुदैर्घ्य है, लॉन्गिट्यूडनल है। इसके बाद में ध्वनि तरंगों का संचरण, जब माध्यम के कण दोलन करते हैं, ऑक्सीलेट होते हैं, तो ध्वनि तरंगों का क्या होता है? संचरण होता है, ठीक बात ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन बनता है कि आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो तरंगें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। या फिर आवर्ती प्रास, फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर तरंगें, वेव जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 को अपन बोलते हैं आउसर्वे, ठीक है। नंबर 2 कहलाती हैं सर्वे। सर्वे वे तरंगें होती हैं जिनको सुन सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 आप लिखोगे परासर्वे। क्या होता है? नंबर 3 आपने क्या लिखा? परासर्वे तरंग। इनका डिटेल थोड़ा थोड़ा अपन देखते हैं, एग्जाम में काफी पूछी जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आउसर्वे। आउसर्वे यानी इंफ्रासोनिक। क्या बताया? इंफ्रासोनिक। तो थोड़ा सा देखो, एक सेकंड एक साथ याद कर लो, इसको याद करो। इसका रेंज होता है 20 से 20,000। क्या होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। ये वाली ऊपर वाली होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, और ये वाली होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो ये भी आपको याद हो गया।
तो आपने पहला क्वेश्चन ये बताया कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगें, हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगें क्या कहलाती हैं? इंफ्रासोनिक कहलाती हैं और अवसर्वे कहलाती हैं। चलिए याद हुआ। ये क्वेश्चन सब लोग याद रखते हैं, अपन इससे आगे थोड़ी सी बात याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सबसे अगला एक क्वेश्चन आता है कि जो बड़ी बड़ी वस्तुएं जो होती हैं, या बड़ी वस्तुएं छोड़ो, आप दो क्वेश्चन याद कर लो। पहला क्वेश्चन आपने ये सीखा कि इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अपन को केवल सर्वे तरंगें ही सुनाई देती हैं, सर्वे के अलावा प्रासर्वे और अवसर्वे अपन लोग सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे पूछा जाए भूकंप के समय कौन सी तरंगें छोड़ी जाती हैं, और जब हृदय धड़कता है तो कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो आप ये बोलोगे अवसर्वे तरंगें उत्पन्न होती हैं, इंफ्रासोनिक तरंगें। इसके अलावा इसका कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। नंबर 2 आपको बताया था मैंने सर्वे, सर्वे को इंग्लिश में बोलते हैं सोनिक, और इनकी आवृत्ति कितनी बताई थी? सर्वे आवृत्ति, इनकी आवृत्ति बताई थी 20 से 20,000 हर्ट्ज बताई थी। कई बार इसको बोल देते हैं 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज बोल देते हैं, ये गलत हो गया। 20 से 20 किलो हर्ट्ज इसको बोलते हैं। किलो का मतलब हमेशा ही क्या होता है? 1000 होता है। मेरे साथ समझ में आ रही होंगी? हाँ भाई, ये बात करने से बीच में थोड़ी सी बात और करूँ, या आप लोग थोड़ा सा वीडियो, जो आर्मी वाले विशेष करके हैं या रीट वाले जो हैं, मेरा टारगेट केवल 2 ही हैं, तो ये वीडियो देखो। देखने से आपको मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन ठीक लगते होंगे, और कुछ ठीक नहीं लगते हैं तो आप कमेंट के द्वारा बताने की कोशिश करो, क्योंकि जो सुधार करना है वो आप पर डिपेंड करता है। भाई मुझे तो कैसे मालूम पड़ेगा? आपसे मालूम पड़ेगा कि मिस्टेक यहाँ हो रखी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप बताओगे। इसके बाद में इसी लाइन को ऐसे भी लिखा होता है सर्वे आवर्ती परास, सर्वे आवर्ती परास, और सर्वे आवर्ती परास में भी यही बात आप लिखोगे। फिर बाद में अगली लाइन है कि ये सुनी जा सकती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केवल सर्वे तरंगों को ही अपन सुन सकते हैं, बाकी तरंगों को नहीं सुन सकते हैं। नॉर्मली जो सुनी जा सकने वाली तरंगें हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। चलो, इसके बाद में आगे है परास सर्वे। परास सर्वे यानी अल्ट्रासोनिक। क्या बताया? अल्ट्रासोनिक इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति मैंने पहले बता दी, आवृत्ति कितनी बताई थी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, हर्ट्ज से अधिक होती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ एक बार। एक तो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट उपयोग है चमगादड़। क्या बताया? चमगादड़। एक आप याद कर लो सोनार। क्वेश्चन कैसे बनते हैं भी बोलता हूं। एक आप याद कर लो सोनोग्राफी। क्या याद कर लिया? सोनोग्राफी। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चमगादड़ जब रात को उड़ता है तो कौन सी तरंगें छोड़ता है? तो मेरे हिसाब से आप बता दोगे अल्ट्रासोनिक छोड़ता है। याद हो गया? या सेम क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि चमगादड़ रात को सुनने के लिए या सुनने के लिए, रात न बोले, सुनने के लिए किन तरंगों का उपयोग करता है? तो आप लिखोगे ये अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है, प्रासर्व्य तरंगों का उपयोग करता है। मेरे हिसाब से कन्फर्म याद हो गया सबके? कन्फर्म याद होना जरूरी है। फिर बाद में इन दोनों शब्दों का ऐसे याद रखो, सोनार व सोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग होता है? सोनार व सोनोग्राफी में तो आप बताओगे प्रासर्व्य या अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग होता है। मेरे हिसाब से 100% याद हो गया अभी। सोनार व सोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो आप बोलोगे अल्ट्रासोनिक या प्रासर्व्य तरंगों का उपयोग होता है। याद हो गया? अच्छा, फिर बाद में आपसे ये पूछा जा सकता है कि सोनार क्या है? देखो, सोनार क्या है कि समुद्र के अंदर जो छिपी पनडुब्बियां होती हैं
उन पनडुब्बियों की स्थिति या गति मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका? पनडुब्बी। अब नॉर्मली क्वेश्चन ये आता है, लेकिन इसी को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ कि समुद्र की गहराई मापने के लिए भी आप सोनार का उपयोग कर सकते हो। समुद्र में कोई गिरी हुई वस्तु उसको फाइंड आउट करने के लिए भी आप क्या किसका उपयोग कर सकते हो? सोनार का उपयोग कर सकते हो। मेरे एक बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ये और बाकी छोड़ दो, 2 क्वेश्चन याद करो। पहला क्वेश्चन आप ये याद रखोगे कि सोनार व सोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो आप ये बोलोगे प्रासर्व्य अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग होता है। फिर आपसे ये पूछा जाए सोनार क्या है, तो आप बोलोगे कि समुद्र के अंदर पनडुब्बियों की स्थिति व गति मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उस उपकरण को क्या बोलते हैं? सोनार बोलते हैं। फिर मैंने बोला कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आप बोलोगे सोनार का उपयोग करते हैं। लेकिन एक शब्द और आता है, अगर यह आ जाए फेदोमीटर, तो सोनार न करके आप समुद्र की गहराई के लिए ये करोगे, समुद्र की गहराई के लिए पहले फेदोमीटर करोगे, और फेदोमीटर अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? सोनार कर सकते हो। ये भी याद हो गया सबके? याद हो गया ना? अच्छा, फेदोमीटर शब्द बना फेदम से। किससे बना है? फेदम। फेदम क्या है? समुद्र की गहराई मापने की इकाई। गहराई मापने की इकाई। जैसे अपन दूरी मापते टाइम अपन नहीं लिखते किलोमीटर या मीटर, उसी प्रकार से समुद्र की गहराई मापने की इकाई कौन सी है? फेदम है। और फेदम से शब्द क्या बना है? फेदोमीटर बना है। और फेदोमीटर क्या? समुद्र की गहराई मापने का यह उपकरण है। ये क्या है? यह है उपकरण। ये भी याद होगा सबके? बात समुद्र की चल रही है तो 2 क्वेश्चन और सीखो। फिर 2 क्वेश्चन ये सीखोगे। एक होता है मील। मील जो धरती पर दूरी मापते हैं उसको बोलते हैं, और ये बराबर होता है, एक्यूरेट बात करते हैं 1609 मीटर। लेकिन 1609 मीटर प्राय नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो? 1600 मीटर। ठीक है ना? सेम ऐसे ही एक चीज आती है नॉटिकल मील। नॉटिकल मील, और नॉटिकल मील है वो समुद्री दूरी मापने की इकाई है। क्या मापने की इकाई है? समुद्री दूरी मापने की इकाई है। और ये बराबर होता है 1852 मीटर। आप तो इतना याद करो कि मील क्या है, नॉटिकल मील क्या है, ये आर्मी वाले ये जरूर याद करेंगे। 1 मील बराबर 1600 मीटर होता है। ठीक है ना? इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट ये भी है नोट। जो जहाज होते हैं, जहाजों की गति मापने की इकाई, जहाजों की गति मापने की इकाई है। मापने की इकाई, मेरे हिसाब से ये भी याद हो गया आपके सबके। यहां पर 2-3 बढ़िया बढ़िया बातें अपन ने कर ली हैं। 1, 2 और फेदम, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप सीखोगे। यानी चमगादड़ कर लिया, सोनार कर लिया, अब सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के लिए इतना आता है कि कौन सी जीवों की उपचार या जंतुओं या मनुष्य के उपचार में कौन सी विधि में प्रासर्व्य तरंगों का उपयोग होता है, तो आप लिखोगे सोनोग्राफी में होता है। सोनोग्राफी क्या कुछ काम में आती है लगभग सबको मालूम होता है। आप इतना सीखोगे सोनोग्राफी में कौन सी तरंगें हैं? प्रासर्व्य तरंगों का उपयोग होता है। याद हो गया मेरे हिसाब से? इससे पहले 2-1 बात, सोनोग्राफी एकदम कंफर्म याद हो चुका है मेरे हिसाब से, हो गया ना? चलो बढ़िया है। बात थोड़ी देर पहले भूकंप की हुई थी, तो भूकंप के भी 2 क्वेश्चन हैं। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई, तीव्रता मापने की इकाई, बोलो क्या होती है? तीव्रता मापने की इकाई की बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल, कितने बात मेरी सबके? फिर बाद में भूकंप की तीव्रता मापने का उपकरण, तो आप लिखोगे सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ये भी याद हो गया। तो 2 क्वेश्चन ये बढ़िया बढ़िया सीखे आपने। चलिए भाई, इसके बाद एक टॉपिक और करते हैं बढ़िया सा, ध्वनि से रिलेटेड ही करेंगे।
अपने शुरुआत में बात की थी कि ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं। यांत्रिक तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं, ध्यान है क्या? इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि तरंगें संचरण माध्यम में संचरण के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। बात की थी जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वे यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, मैकेनिकल वेव कहलाती हैं। और जिन तरंगों को चलने के लिए संचित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वे कहलाती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। ये पहले कर चुका हूँ। तो इससे अगला पॉइंट है बढ़िया सा इंपॉर्टेंट, ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो सबसे पहले दिमाग में बात ये रखनी, ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि यांत्रिक तरंग है। अगर यांत्रिक तरंग है तो माध्यम आवश्यक है, माध्यम आवश्यक है। दो क्वेश्चन याद हो गए। आपसे पूछा जाएगा ध्वनि तरंगों को संचित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर वो बात याद है तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ध्वनि का न्यूनतम वेग, ध्वनि का निर्वात यानी वैक्यूम में वेग कितना होता है? निर्वात में वेग कितना होता है? तो आप बोलोगे 0 होता है। याद हो गया सबके? इसके बाद में आपसे पूछा जाए ध्वनि का न्यूनतम वेग किस में होता है? तो आप ये बोलोगे निर्वात में होता है। क्वेश्चन ये आता है ध्वनि का निर्वात में वेग कितना होता है। देखो एक सेकंड, क्वेश्चन करने का तरीका बताऊं। निर्वात में वेग कितना, क्वेश्चन समझिए, शॉर्ट में लिखा है और कोई दिक्कत नहीं है। ए में आप क्या आ गया, 0 होता है, और ब में आ गया न्यूनतम होता है। अब मैंने दोनों क्वेश्चन लिखवा रखे हैं कि ध्वनि का निर्वात में वेग कितना होता है, 0 होता है। याद हो गया ना। अच्छा, ध्वनि का न्यूनतम वेग किस में होता है, तो आप बोलोगे निर्वात में होता है। दोनों लिखवा रखे हैं। अब ज़्यादा नहीं, 10-1% लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये करें ये करें। तो इसका एक सीधा सा फंडा ये है, कभी ऐसी स्थिति बनती है तो फिक्स आंसर लिखो। न्यूनतम तो कितना लिखे, न्यूनतम 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, न्यूनतम का कोई फिक्स नहीं होता है। या फिर और भी सरल तरीके से ऐसी सिचुएशन बनती है तो संख्या लिखो। तो आपको क्या लिखना चाहिए, आंसर ये करना चाहिए। ये आंसर कब करोगे, आपसे पूछा जाएगा कि न्यूनतम वेग, ध्वनि का न्यूनतम वेग किस में होता है, तो आप लिखोगे निर्वात में होता है। चलो, इसके बाद ध्वनि के वेग का क्रम, कि वेग का क्रम, यह क्वेश्चन आप तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि ध्वनि के वेग का क्रम आपको दिया गया होगा, ठोस, द्रव, गैस दिया गया होगा। तो देखो, ध्वनि का सर्वाधिक वेग तो होता है किसमें, ठोस, ठोस से कम होता है द्रव, द्रव से कम होता है गैस, और सबसे कम किसमें होता है, वैक्यूम यानी निर्वात में। अगर ये क्रम याद है तो आप आसानी से कर दोगे। आपसे पूछा जाए ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें है, ठोस में है। ध्वनि का न्यूनतम वेग किसमें, निर्वात में है। निर्वात नहीं दिया गया तो गैस में है। ये भी याद हो गया सबके। फिर बाद में देखो, आपको ठोस, द्रव, गैस ये दिए गए हो तब तो ये कर दिया, लेकिन जब कई बार आपको ये दे दिया जाता है ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, लोहे में, एल्यूमिनियम में, इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। तो देखो, ध्वनि का सर्वाधिक वेग, सर्वाधिक वेग की जब बात आती है तो नंबर 1 पर आता है एल्यूमिनियम। क्या आता है, एल्यूमिनियम प्राय परीक्षा में नहीं आता है। नंबर 2 आता है इस्पात। क्या बताया, इस्पात, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टील। तो अवैध के अंदर आप एल्यूमिनियम देख लेना, एल्यूमिनियम दिखाई नहीं दे तो आप क्या कर सकते हो, स्टील कर सकते हो। ज़्यादा संभावना ये होती है कि ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। ये भी याद हो गया होगा सबके। फिर 2-1 लाइन में ऐसे लिख रहा हूँ जो आप अगर जो रीट वाले या टेक्निकल वाले देखें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठोस, द्रव व गैस में
ध्वनि के वेग का अनुपात, वेग का अनुपात। तो देखो इतना सबको पता है कि गैसों में सबसे कम है, तो गैस का अनुपात सबसे छोटा और ठोस का सबसे 5:1 ये होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि गैस की तुलना में ये एक औसत है, ठीक बात है ना। ये लगभग आंसर देगा आपको कि गैस का वेग अगर 1 है, ध्वनि गैस में ध्वनि का वेग 1 है तो दरों में कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। और फिर बाद में ठोस में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। समझ आ गई सबके। अगर आपको 2-2 में पूछ लिया जाए तो 2-2 का अनुपात आपको लिखना आता है। आपसे ये पूछ लिया जाए, देखो इसका इससे करे तो 1:5 ठीक है, इसका इससे करे तो 1:15 ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए ठोस अनुपात दर कितना होगा, तो ठोस का दे रखा आपको 15 और इसका 5 दे रखा है। इसको काट पीट करेंगे तो 3:1, ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसको फिर आप ऐसे समझो, देखो एक क्वेश्चन और समझने की कोशिश करो। अगर मान लो, एक सेकंड, उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि का वायु में वेग, वायु में वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये देखो 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। अगर आरबीएससी की बात करता हूं तो राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखा हुआ 331 मीटर पर सेकेंड, राजस्थान बोर्ड के अंदर। क्या बात क्लियर हो गई। ये आर्मी वाले ये क्वेश्चन याद ये कर सकते हो याद आराम से। मैंने क्या बताया, ध्वनि का वायु में वेग किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखो ये तो अपन को याद करना है। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि जल में वेग कितना होगा, तो जल का देखो, गैस का तो क्या बताया है 1 बताया है, जल का 5 बताया है, तो जल में वेग हो जाएगा लगभग 5 गुणा वो क्या लिखा मैं 332, तो ये 1600 कितना क्या वो आ जाएगा। और आप देखना अपनी बुक्स के अंदर 1500 समथिंग लिखा हुआ मिलेगा आपको। याद कोई नहीं करेगा इसको, ये कोई याद नहीं रखता है मान लो, ठीक है ना, अंदाज़ हो जाएगा। फिर जब आपसे पूछा जाए कि सॉलिड के अंदर ठोस को ले ले, कंक्रीट ले लिया जैसे मान लो, क्या ले लिया कंक्रीट, कंक्रीट से मतलब है ठोस। तो ठोस में क्या होता है, वायु में तो 332 है और इसका अनुपात कितना 15 तो है, तो इसका गुणा भाग करते हैं तो आपका 4500 के आसपास आता है। तो इस प्रकार से एक आप अंदाजा लगा सकते हो, एक्यूरेट आंसर आपका नहीं प्राप्त होगा। मेरे हिसाब से लास्ट के अंदर आपने 2 बातें सीखी कि ठोस दर और गैस में पूछे तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, तो आप ये बोलोगे ठोस में सबसे ज़्यादा, ठोस से कम दर, दर से कम गैस, गैस से कम निर्वात में। लेकिन एल्यूमिनियम, स्टील ये लिखा जाए तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग एल्यूमिनियम में, ठोस है वो, और उसके बाद में वेग किस में होता है स्टील के अंदर। नॉर्मली मैंने बताया कि स्टील ही लिखा हुआ आता है। फिर ठोस और गैस में ध्वनि के वेग का अनुपात क्या बताया मैंने 15:5:1 बताया है। ये भी याद हो गया सबके, हो गया ना। चलो फिर एक क्वेश्चन आता है कि किस गैस यानी आपके पास में दिया गया क्या होगा, केवल गैसें दी गई होंगी, उन गैसों के अंदर से ही आपको बताना है गैस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हाइड्रोजन के अंदर, यहां पर केवल गैसों की बात हो रही है, केवल किसकी बात हो रही है, गैसों की बात हो रही है। हाइड्रोजन गैस के अंदर ध्वनि का वेग है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आपने याद कर लिया होगा। तो चलिए ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आगे अपन बात करेंगे ध्वनि के वेग की निर्भरता, ध्वनि के वेग की निर्भरता। इसको आप ऐसे सीख सकते हो कि ध्वनि का वेग है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो नंबर 1 ताप, नंबर 2 आर्द्रता। ये 2 मुख्य परीक्षा में ये आते हैं, ठीक है ना। आप ये बोलोगे कि दोनों के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, ध्वनि का वेग बढ़ता है,
मेरे हिसाब से कंफर्म याद हो गया सबका। फिर बाद में कितना बढ़ता है, ये अगर कोई सीखना चाहे उसी के लिए है कि ध्वनि का वेग v है वो समानुपाती रूट t। ये फॉर्मूला अगर याद हो पाता है तो t यहां पर परम ताप है, परम ताप वो ताप होता है जो केल्विन में होता है। किस में होता है? केल्विन में होता है। ये भी याद हो गया। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, केवल दो ही चीज याद रखोगे आप एक साथ, याद करो ताप तथा आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग घटता बढ़ता, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आप क्या लिखोगे? ताप के बढ़ने पर आर्द्रता यानी नमी, ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक बात है। इसके बाद में तीसरी बात आप ये सीख कितना बढ़ता है, तो आप ये सीखोगे 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.61 6 भी आ सकता है, 61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है, पर सेकंड बढ़ जाता है। ये भी याद हो गया सबके। इसके बाद में चौथा, अरे दोनों तीनों याद हो गए ना? याद होने चाहिए, कोई मतलब नहीं है ऐसे लिखने का या फालतू का वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि ताप और आर्द्रता, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। इतना तो सब लोग सीखेंगे, जो साइंस पढ़ता है वो जरूर सीखेगा। ये कोई ज़्यादा सीखना चाहे वो सीख लोगे कि ध्वनि का वेग वर्गमूल टी के समानुपाती होता है। टी में ध्यान क्या देना है? टी क्या है? परम ताप है। परम ताप यानी केल्विन के अंदर है। यहाँ क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। फिर बाद में आप ये बोल सकते हो ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा, अगर गैस का दाब दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग हो जाएगा 2 गुना 4 गुना अपरिवर्तित, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप ये बोलोगे दाब के बढ़ाने पर व घटाने पर ध्वनि का वेग अपरिवर्तित रहता है, जैसा पहले था वैसा का वैसा ही रहता है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपने याद कर लिया। इसके बाद में एक करूँगा न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल आर्मी जीडी वाले न करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्लर्क वाले न करें तो ज़्यादा बढ़िया है, बाकी सब लोग करेंगे। हम एक न्यूमेरिकल कर देते हैं एग्जाम्पल। किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग का 2 गुना हो जाएगा, एक तो ये कर देते हैं, एक और करेंगे। फिर करने के तरीके दो बता देता हूँ। आंसर अपने ये सीखा कि v है वो समानुपाती होता है किसका? रूट t। शुरुआत में दो दे रखे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप और किस ताप ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो ये मान लेते हैं टेम्परेचर क्या है? T2 है, और ये मान लेते हैं टेम्परेचर क्या है? T1 है। तो देखो शुरुआत में आपको देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर वेग अपन को मालूम है, लेकिन v मान लिया। आप ये न मान के आप ले सकते हो 332 ले सकते हो, कोई खास बात नहीं है। तो आपका क्या हो गया? T1 तो है 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान यह देना है। इसको लिखूंगा केल्विन में 273 केल्विन, और V1 की जगह आपका आ जाएगा V। ये तो हो गया शुरुआत का। बाद में T2 आपको ज्ञात करना है, और V2 आपको दे रखा दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। यहाँ से लिख रहा हूँ कि V1 बराबर एक नियतांक रूट T1। अरे सही तो है। फिर बाद में लिखा V2 एक नियतांक रूट T2, डिवाइड कर रहा हूँ तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट T1 और रूट T2। फिर बाद में V1 की जगह आपको V दे रखा है, और ये दे रखा है 2V, और ये रूट T1 और अपॉन में रूट T2।
यह आपका कैंसिल, रूट हटाने के लिए वर्क कर रहा हूं तो यह आ जाएगा 1/4 बराबर T1 अपॉन T2। तो यह आ गया T2 बराबर क्या लिखूं 4T2 और यह आ गया 4 गुणा आपने लिखा 273 और इसका जोड़ बाकी करेंगे वही आंसर आ जाएगा, लेकिन आएगा किसमें केल्विन में। ठीक बात है, मेरे हिसाब से सबने कर लिया, समझ आया होगा। सेम क्वेश्चन एक दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और दूसरा। देखो जैसे ये लिखा मैं लिख रहा हूं 20 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस कर देता हूं। 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग, यह आपसे पूछा है। 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग आपसे पूछा है। तो देखो आंसर बहुत ही आसान है। आप बताओगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग, ये अपन लगभग याद करते हैं 332 या कोई लिखना चाहे 331 लिख सकता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। आप 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि के वेग में वृद्धि होती है और वो होती है 0.61 मीटर पर सेकंड। आपको 0 से कहां पहुंचना, 30 पर पहुंचना है, यानी ताप कितना बढ़ाना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि के वेग में वृद्धि कितना हो जाएगा 30 गुणा 0.61। जब ये गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा शायद 18.3 आएगा क्या, इतना ही करके देख लो। 3 × 18 सही है, मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई वृद्धि। तो आप देखो 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग ये कितना हो जाएगा, एक तो 332 प्लस इसमें 18 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 350.3 मीटर प्रति सेकंड। इसकी जगह आपके लिखा आ सकता है 350 मीटर प्रति सेकंड। सही है, मेरे हिसाब से आपके बात समझ आई है। तो इस प्रकार से ध्वनि का आपका आधा टॉपिक कंप्लीट होता है। आधा टॉपिक अपन नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर जल्दी का मतलब कल ही अपन करते हैं। अगर आपकी ये मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो तैयारी करने वाले हैं उनको बताएं, जिससे हो सकता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। धीरे धीरे देखो इसको बढ़ाने की और कोशिश करूंगा। जैसे ही लगेगा कि मेरा बेनिफिट लोगों को मिल रहा है तो अपन बढ़िया बोर्ड भी लेके आएंगे, बढ़िया क्वालिटी के वीडियो भी आएंगे जल्दी ही, महीने 2 महीने के अंदर। लेकिन ये डिपेंड आप पर करेगा आप इस चैनल को कितना बढ़ा पाते हो। अगर आप चाहते हो अपने कमज़ोर भाई बहन पढ़ाई का, देखो आनंद एक अलग चीज़ होती है, आनंद किसी में भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ केवल पढ़ाने के लिए भाई जैसे डायलॉग तरह तरह के वो तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन बढ़िया पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने एक लाइन बोली, अगर आप चाहते हो कि कुछ मध्यम या गरीब लोगों का फ़ायदा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। वीडियो पूरा सुनने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।